हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट का। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 15th लेक्चर वीडियो है। 14 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे। एंड बात करें आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसको पीएलसी भी कहते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम देखेंगे प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको 4 स्टेजेस होती है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही हर स्टेज में कंपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करती है, कंपनी के सामने जो डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है, वो अलग अलग होती हैं। एंड उसी के अकॉर्डिंग कंपनी को डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करनी होती है हर एक स्टेज में। तो उसके बारे में भी हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट जो 14 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। और ये बताना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि मैम आपने, मुझसे कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते हैं कि मैम आपने ये टॉपिक करा दिया है, या एक्स ये टॉपिक करा दिया है, ये वाई टॉपिक करा दिया है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये वो सारे टॉपिक है जो हम बहुत डिटेल में पिछले 14 लेक्चर वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये टॉपिक है प्लस ये टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में मैंने ब्रांडिंग पढ़ाया था, उससे पहले हम एसटीपी, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग को डिटेल में हमने डिस्कस किया, ब्रांडिंग डिस्कस किया। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम पिछले 14 लेक्चर वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, आज हम पीएलसी पढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बट पहले हम प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ह्यूमन बीइंग, जो इंसानों की जो लाइफ साइकिल है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। फिर आपको ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल क्या है। जब हम धरती पे आए, जब हम बॉर्न हुए, तब से लेकर के जब हमारी डेथ होती है, तब से लेके बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल। ऐसी प्रोडक्ट का भी है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली क्या है, वो लेंथ ऑफ टाइम जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में एंड जब वो प्रोडक्ट शेल्फ ऑफ हो गया, टेकन ऑफ शेल्फ, यानी जब वो मार्केट से गायब हो गया, ऑफ शेल्फ हो गया, यानी शेल्फ से चला गया, उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ऐसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जब पर्सन बॉर्न हुआ एंड जब उसकी डेथ हुई, इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है इसको ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल कहते हैं। एंड प्रोडक्ट के केस में जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में और जब तक वो मार्केट में रहा, जब तक वो ऑफ शेल्फ नहीं हुआ, जब तक वो शेल्फ से हट नहीं गया मार्केट के, उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है ये होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक, ये बेसिक समझ में आया। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग की अगर लाइफ साइकिल की बात करें, ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल की बात करें, तो हमारा लाइफ साइकिल में 4 मेन स्टेजेस होती है। हम जब बॉर्न हुए, धरती पे आए, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हम ग्रो किए, हमने स्कूलिंग की, कॉलेज की, जॉब लगी, वो ग्रो किए। मेच्योरिटी आई, जब हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, ठीक है, थोड़ी मेच्योरिटी आई, 30 प्लस 40 प्लस मेच्योरिटी, 30 प्लस एंड 40 मेच्योरिटी फेज। उसके बाद 60 की एज में क्या होता है, रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, हमारी हेल्थ थोड़ी डाउन होने लगती है, एनर्जी लेवल कम होने लगता है, अब हम थोड़े फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल में ये 4 मेन स्टेजेस है। जब बॉर्न हुए, फिर ग्रो किए, फिर मेच्योरिटी आई, उसके बाद रिटायरमेंट की स्टेट डिक्लाइन होने लगे। ठीक, तो ये 4 मेन फेजेस होते हैं ना ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल में। वैसे ही एकदम सेम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी 4 फेजेस हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में यही 4 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज क्या है, इंट्रोडक्शन फेज, यानी जब प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जब प्रोडक्ट मार्केट में नया नया आया। दूसरा फेज क्या होता है, ग्रोथ स्टेज। ठीक है, लोगों को इसके बारे में पता चल गया, लोग प्रोडक्ट को पसंद करने लगे, अब सेल्स बढ़ने लगी, तो ग्रोथ स्टेज, प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट हो गया, ग्रोथ स्टेज। उसके बाद क्या आती है, मेच्योरिटी फेज, यानी जितने पोटेंशियल कस्टमर थे प्रोडक्ट के, सबने खरीद लिया, प्रोडक्ट को यूज करने लगे, अब सेल्स और ग्रो नहीं कर रही है, यानी एक मेच्योरिटी फेज पे, यानी एक स्टेगनेट हो गई एक फेज पे आके, तो दैट इज मेच्योरिटी फेज। एंड उसके बाद क्या होता है, हम जानते हैं कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस और समय के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती हैं। तो कस्टमर उस प्रोडक्ट से थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, प्लस कॉम्पिटिटर बहुत सारे मार्केट में इंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से अब प्रोडक्ट की जो सेल्स है उतनी बढ़ नहीं रही होती है। तो क्या आ जाता है, डिक्लाइन फेज। तो बात करें तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं यही। पहला इंट्रोडक्शन फेज, दूसरा ग्रोथ स्टेज, तीसरा मेच्योरिटी फेज एंड चौथा डिक्लाइन फेज। अभी मैं इसका ग्राफ भी बताऊंगी
एग्जाम में आए तो आपको ये लिखना तो है ही, ठीक है। इसके साथ इसका ग्राफ भी बनेगा, राइट। प्लस अभी मैं सब आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी हर फेज में जो कंपनी है वो कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करती है, ताकि उस फेज के जो चैलेंजेस हैं, जो डिफिकल्टीज है, उससे कोप अप कर पाए, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं क्या रोल है, क्या फंक्शन है। ये जो पीएलसी का जो कॉन्सेप्ट आया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो कॉन्सेप्ट आया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों जानना जरूरी है। तो बता दूं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर स्टेज पे कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, कंपनी के जो सेल्स के डिसीजन होते हैं, मार्केटिंग के डिसीजन होते हैं, प्राइसिंग के, प्रमोशन के जो डिसीजन होते हैं ना, इट चेंजेस विद द स्टेजेस। हर स्टेज के साथ ये जो डिसीजन है ये चेंज होने की जरूरत है। कंपनी प्रोडक्ट किस फेज में चल रहा है, किस स्टेज में है, उसके अकॉर्डिंग उसके डिसीजन लेती है कि कॉस्ट कटिंग कितनी करनी है, प्रमोशन कितना करना है, सेल्स कितनी रखनी है, मार्केटिंग कितनी करनी है। ये डिसीजन प्रोडक्ट किस फेज में है उसके बेसिस पे लिया जाता है, प्रोडक्ट किस स्टेज पे उसके बेसिस पे लिया जाता है, ठीक। तो इसीलिए ये जो पीएलसी का कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और पीएलसी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। पीएलसी क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ टाइम दैट द प्रोडक्ट इज अवेलेबल टू द कस्टमर। ये वो ड्यूरेशन होती है जब तक प्रोडक्ट जो है कस्टमर के लिए अवेलेबल होता है। तो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट कब अवेलेबल होगा? जब वो इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, एंड जब वो मार्केट से गायब हो गया, उसकी मतलब डेथ हो गई। तो इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। आगे अभी मैं ग्राफ भी बताऊंगी, बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि देखिए पीएलसी, ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है, इससे चार बातें समझ में आती हैं। पहली बात क्या समझ में आती है कि प्रोडक्ट हैव अ लिमिटेड लाइफ। जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ लिमिटेड है, ठीक है, एक निश्चित लाइफ है हमारी, वैसे ही जो प्रोडक्ट है ना, उसकी भी लाइफ लिमिटेड ही है। आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे सोप हैं, बहुत सारे डिटर्जेंट हैं जो पहले चलते थे, 20 साल 30 साल पहले चलते थे, आज नहीं है। कुछ गाड़ियां हैं जो पहले थी, जेन, और भी मुझे सेंट्रो मुझे याद आती है, कुछ कुछ गाड़ियां बहुत पहले थी, 20 साल पहले, बट आज नहीं है। क्यों नहीं है? या तो कंपनी फिर उनमें मॉडिफिकेशन कर देती है, मॉडिफाई करके उनको फिर न्यू लॉन्च करती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की एक लिमिटेड लाइफ है। तो पीएलसी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें ये बताता है कि प्रोडक्ट हैव अ लिमिटेड लाइफ, ये हमें समझ में आता है। दूसरी जो बात हमें पीएलसी के कॉन्सेप्ट से समझ में आती है, वो ये है कि प्रोडक्ट की जो सेल्स है, इट पासेस थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ये जो प्रोडक्ट की सेल है, ये अलग अलग स्टेजेस से पास होती है, एंड हर स्टेज जो होती है, इट possessing different challenges, different opportunities, different problem to the seller। जो प्रोडक्ट की जो स्टेज है, अभी मैं खैर ग्राफ आगे बनवाऊंगी, ठीक है, बट मैं बता दूं, प्रोडक्ट की जो सेल है ये अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग होती है, एंड हर स्टेज पे डिफरेंट चैलेंज होती है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी होती है, डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, हर स्टेज की अपनी कहानी है, ठीक है। तो ये हमें दूसरी बात पता चलती है। तीसरी बात ये पता चलती है कि प्रॉफिट जो है राइज एंड फॉल करता है एट डिफरेंट स्टेज ऑफ पीएलसी। यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस पे ये जो प्रॉफिट होता है, ये कुछ स्टेजेस पे प्रॉफिट राइज करता है, कुछ पे फॉल करता है, तो प्रॉफिट भी अलग अलग होता है। सेल्स तो अलग होती है, प्रॉफिट भी अलग होता है पीएलसी के हर स्टेज पे, ठीक। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या है? प्रोडक्ट रिक्वायर्स डिफरेंट मार्केटिंग, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी एट ईच लाइफ साइकिल स्टेज। चौथी बात हमें यह पता चलती है कि प्रोडक्ट के डिफरेंट स्टेजेस पे प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केटिंग, डिफरेंट फाइनेंशियल, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। ये बात समझ में आई? जो प्रोडक्ट है उसको डिफरेंट मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी की अलग अलग स्ट्रेटजीज की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग फेजेस में, ठीक। तो ये हो गया चौथी बात। तो पीएलसी का ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे हमें ये बातें, तो चार बातें समझ में आती हैं, ठीक। अब चलिए मैं आपको ग्राफ बताती हूँ। तो पीएलसी का जो ग्राफ है, पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कर्व है, वो जनरली बेल शेप्ड कर्व है, बेल शेप्ड, ऐसा इसका कर्व है, बेल शेप्ड कर्व है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने को कहा जाए तो आप ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आप सेल्स एंड प्रॉफिट शो करेंगे, सेल्स एंड प्रॉफिट शो करेंगे। एक्स एक्सिस पे आप शो करेंगे टाइम, ठीक। अब इसका ग्राफ कैसे बनाए ये मैं बताती हूँ। देखिए सेल्स पहले दिखाते हैं। मैंने बताया था चार स्टेजेस होती हैं। पहली है इंट्रोडक्शन स्टेज, मतलब जब प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया।
उसके बाद ग्रोथ स्टेज, उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज, उसके बाद डिक्लाइन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन फेज में क्या होता है, इंट्रोडक्शन फेज में ये प्रोडक्ट जो है धीमे धीमे मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जो सेल्स होती है इस फेज में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि अभी लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता भी नहीं है। धीमे धीमे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है, तो सेल्स क्या है, कम है, पर धीमे धीमे ग्रो कर रही होती है। फिर ग्रोथ की स्टेज में क्या है, मार्केट एक्सेप्टेंस आ जाता है, लोग प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं, तो ग्रोथ जो होती है बहुत तेजी से होती है, यह है ग्रोथ फेज। सेल्स बहुत तेजी से ग्रो करती है, तो यह है ग्रोथ फेज। फिर उसके बाद मैच्योरिटी फेज में क्या होता है कि जितने भी पोटेंशियल कस्टमर थे सबने प्रोडक्ट को खरीद लिया, तो अब वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है, वही प्रोडक्ट चल रहा है, तो एक मैच्योरिटी आ जाती है, यानी सेल्स अब बहुत ज्यादा राइज नहीं कर रही, सेल्स एक लेवल पे आके स्टेगनेट हो गई है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हर महीने की सेल अगर 10 लाख की हो रही है तो 10 लाख की ही फिक्स हो गई है, मतलब वो बढ़ के 12 लाख 13 लाख नहीं हो रही है, तो सेल्स अब स्टेगनेट कर रही है, तो ये क्या है, मेच्योरिटी फेज है। ठीक है, मेच्योरिटी फेज। और उसके बाद फिर क्या है, कस्टमर बोर हो जाते हैं, नए कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर कर जाते हैं, तो सेल्स फॉल करने लगती है, तो ये क्या है, डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, इनमें देखिए मेच्योरिटी फेज सबसे लंबा फेज होता है। खैर अभी डिटेल में एक एक फेज हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन फेज मैं अलग से बताऊंगी, ग्रोथ और हर स्टेज में क्या स्ट्रैटेजी होती है, ये सब अलग से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सेल्स का ग्राफ हो गया। अब जरा प्रॉफिट की बात करते हैं, ये तो सेल समझ में आ गया, अब प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट का आप ग्राफ देखिए, ये नीचे से जा रहा है, इसका क्या मतलब है, ये नीचे से जा रहा है, इसका मतलब ये है, देखिए सेल्स का 0 पॉइंट ये है, एंड ये क्या है, निगेटिव है ना, वाई एक्सिस की बात करें, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड होती है, ये निगेटिव साइड है। तो आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन फेज में क्या होता है, प्रॉफिट निगेटिव में होता है, निगेटिव में प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, जेब से और पैसा जाएगा, मतलब कॉस्ट इनकर होगी। और सही बात है, जो इंट्रोडक्शन फेज है, ये जो इंट्रोडक्शन फेज है, इस समय कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, बल्कि आपकी कॉस्ट, कंपनी की जो कॉस्ट है वो ज्यादा लग रही होती है एज कंपेयर टू इट्स इनकम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, तो थोड़ी बहुत जो बिक्री हो भी रही है, वो बिक्री का यूज किया जा रहा है और ज्यादा प्रमोशन करने में, तो इस फेज में जो प्रॉफिट होता है दैट इज निगेटिव। फिर ग्रोथ फेज में आके धीमे धीमे प्रॉफिट बढ़ने लगता है, ग्रोथ फेज में प्रॉफिट बढ़ता है, मेच्योरिटी के फेज में भी प्रॉफिट बढ़ता है एंड स्टेबल रहता है, और धीमे धीमे डिक्लाइन होने लगता है, और डिक्लाइन फेज में तो प्रॉफिट कम होने लगता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट का ग्राफ है। तो एग्जाम में आए तो काफी बच्चे केवल सेल्स का ग्राफ बनाते हैं, बट सेल्स नहीं, आप प्रॉफिट का भी बनाइए, और यहाँ पे दिखाइएगा कि इंट्रोडक्शन फेज में प्रॉफिट क्या होता है, निगेटिव होता है, ग्रोथ के फेज में बढ़ेगा, मैच्योरिटी के फेज में बढ़ेगा बट घटने लगेगा, एंड डिक्लाइन फेज में नीचे जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रॉफिट एंड दिस इज सेल्स। ठीक है, कैसे समझ में आया, वाई एक्सिस पे आप सेल्स एंड प्रॉफिट शो करेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम शो करेंगे। तो ये है ग्राफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कर्व है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड की गई है। बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज क्या है, वो पीरियड, वो ड्यूरेशन ऑफ सेल्स ग्रोथ एज प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। जो इंट्रोडक्शन फेज होता है वो स्टेज होती है, वो फेज होता है जिसमें सेल धीमे धीमे ग्रो कर रही है, क्योंकि नया नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड द प्रॉफिट आर नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं करता इस स्टेज में। ठीक है, थोड़ा बहुत जो क्या बोलते हैं सेल्स हुई, उससे जो इनकम आई ना, वो फिर से इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो प्रॉफिट इज नॉट नॉन एग्जिस्टेंस, इस समय प्रॉफिट नहीं होता, इसीलिए नेगेटिव में है। क्यों नहीं प्रॉफिट होता, बिकॉज ऑफ हैवी एक्सपेंस ऑफ द प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत हैवी खर्चा आता है, एडवर्टाइजिंग में, शोरूम और दुनिया भर के चीजें होती हैं। आप अगर दुकान भी नहीं खोलने जा रहे हैं तो पहले महीने क्या बहुत अच्छी इनकम होगी, नहीं, पहले महीने तो दुकान आपने ली है, उसमें कुछ काम कराएंगे, न्यू लेबर्स, नए नए लेबर रखेंगे, तो उस सब में खर्चा होगा ना। तो वैसे ही कोई प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पहले महीने कुछ इनिशियल फेज में बहुत हैवी एक्सपेंस होते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन फेज। अगला क्या है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, प्रोडक्ट बढ़िया है तो मार्केट उसे एक्सेप्ट करता है, लोग खरीदना शुरू करते हैं, प्रॉफिट इंप्रूव होता है। ग्रोथ स्टेज नाम से ही समझ में आ रहा है। अगला क्या है, मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, जो सेल्स ग्रो है, जो सेल्स की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है। क्यों स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है उसने मार्केट एक्सेप्टेंस अचीव कर ली है, यानी जितने भी पोटेंशियल बायर्स हैं उन्होंने सबने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया है। तो जैसे नहीं, हर महीने की सेल्स अगर 10 लाख पे 10 लाख हो रही है तो अब 10 लाख पे फिक्स हो जाएगी, जैसे नहीं इस एरिया के जितने बायर्स है सब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं,
लेकिन उनकी कैपेसिटी मतलब जितने नंबर ऑफ बायर है उसके हिसाब से 10 लाख की सेल्स बनती है। तो मतलब नहीं, आपकी मैक्सिमम स्टेज पे आप पहुंच गए हो, मतलब मेच्योरिटी आ गई है। बट उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट जो है स्टेबलाइज मतलब हो जाता है एंड धीमे धीमे वो डिक्लाइन होने लगता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपकी कंपनी है प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर्स देख करके आपकी फील्ड में एंटर करेंगे ना, तो वही कॉम्पिटिशन और बढ़ जाएगा। तो ये मेच्योरिटी फेज, और उसके बाद क्या आता है, डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज मतलब अब सेल्स गिरना शुरू हुई, प्रॉफिट इरोड होना शुरू हुआ, प्रॉफिट खत्म होना शुरू हुआ, सेल्स नीचे जाने लगी। ठीक है, तो ये है 4 स्टेजेस। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी, हर प्रोडक्ट का जो पीएलसी का जो शेप होता है वो बेल शेप नहीं होता है। ठीक है, ये जो आपको शेप दिखाया गया है पीएलसी का, अगर पूछा जाए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो शेप होता है इस ग्राफ का वो क्या होता है, तो हम बताएंगे बेल शेप्ड होता है। बट ये टिपिकली बेल शेप्ड होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल का जो ग्राफ है वो बेल शेप्ड होता है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट का। लेकिन एक बात और है, हर प्रोडक्ट का नहीं होता है। नॉट ऑल प्रोडक्ट एग्जिबिट अ बेल शेप्ड पीएलसी। हर प्रोडक्ट का बेल शेप्ड पीएलसी नहीं होता है। क्या हर प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है? नहीं। अगर मेच्योरिटी के फेज में अगर कंपनी संभल गई तो शायद यहां से उसका ग्राफ और बढ़ जाए, ऐसा भी तो होता है। ठीक, मेच्योरिटी की फेज इवन कह लीजिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेज होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स एक लेवल पे आके रुक जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी 3 स्ट्रैटेजीज होती है कंपनी के सामने। उन स्ट्रैटेजीज को कंपनी अच्छे से अगर इंप्लीमेंट करती है तो यहाँ से फिर से ग्रोथ आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हर प्रोडक्ट के लिए बेल शेप नहीं होता है। ये टिपिकल मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए ये होता है, बट बेल शेप सबके लिए नहीं होता है। हर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल का शेप बेल शेप नहीं होता है। बट एग्जाम में पूछा जाए पीएलसी तो यही आप सब लिखेंगे और यही शेप बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक एक स्टेजेस को डिटेल में, अब एक एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेज इंट्रोडक्शन फेज, इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज की पहले मैं फीचर्स बताऊंगी इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या क्या होता है, एंड उसके बाद हम देखेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या कंपनी यूज कर सकती है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हम जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है, निगेटिव होता है या लो होता है। ये देखिए प्रॉफिट क्या होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में, निगेटिव होता है या लो होता है। क्यों? क्योंकि प्रमोशनल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सेल्स। सेल्स के कंपेयर में प्रमोशनल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हैं। प्रमोशनल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि इस फेज में क्या होता है, कंपनी को जो भी पोटेंशियल कंज्यूमर है उन्हें इन्फॉर्म करना होता है कि हमारा प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर है, इतनी प्राइस है, यूज करिए। और क्या करना होता है, इंड्यूस करना होता है प्रोडक्ट ट्रायल, यानी कुछ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। ठीक है, फ्री ट्रायल देने होते हैं कंज्यूमर को ताकि वो आगे चल के प्रोडक्ट को यूज करें। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनको सिक्योर करना होता है। प्राइस भी इस फेज में, ये इंट्रोडक्शन फेज में प्राइस भी थोड़ी सी हाई रहती है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट हाई रहती है। ठीक है, तो इसलिए बात करें तो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर जो होता है इस फेज में ज्यादा होता है। ठीक, अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि कंपनी जो है ना उसको इंट्रोडक्शन फेज मतलब कि इस फेज में क्या होता है, प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक, बट एक बात है, कंपनी को बहुत सोच समझ के डिसाइड करना होता है व्हेन टू एंटर द मार्केट, यानी मार्केट में कब एंटर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अगर कोई ऐसी फील्ड है, कोई ऐसी नई फील्ड है जहां पर जिस फील्ड में अभी कोई भी कंपनी नहीं है, ठीक है, तो अगर जो आपकी कंपनी है वो अगर पायनीर है मतलब वो पहली कंपनी है जो उस फील्ड में है, या वो पहली कंपनी है जो उस एरिया में या उस फील्ड में अपना जो प्रोडक्ट है लॉन्च कर रही है, तो पायनीर होना ना ये रिवॉर्डिंग तो है। ठीक है, पायनीर होने के बहुत सारे फायदे तो हैं, बट ये बहुत ज्यादा रिस्की भी है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो इन दोनों ही बातों का ध्यान रखना होता है कंपनी को जब कंपनी मार्केट में इंटर करती है। ठीक, वही देखिए मैंने लिखा है, बहुत सारी स्टडीज जो है ये इंडिकेट करती है कि मार्केट पायनीर, पायनीर मतलब तो समझ रहे हैं ना, कोई कंपनी या कोई पर्सन जो पहली बार उस फील्ड में अपना प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर रहा है, मार्केट सेट कर रहा है, वो मार्केट पायनीर कहते हैं। ठीक है, तो स्टडीज शो करती है कि मार्केट पायनीर के बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोको कोला मार्केट पायनीर था, हॉलमार्क हुआ, अमेजोन हुआ, ये सब क्या है, मार्केट पायनीर है। तो इनका फायदा क्या हुआ कि इनकी आज भी मार्केट में क्या है, डोमिनेंस है। इनका नाम लिया जाता है, इनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, डोमिनेंस है। अब ये सवाल ये आता है, एक सवाल ये आता है कि जो मार्केट, ये जो पायनियर एडवांटेज है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पायनियर एडवांटेज, यानी अगर कोई
कंपनी पहली बार उस फील्ड में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसका फायदा क्या क्या है, उसके सोर्सेस क्या क्या है। तो सबसे पहला जो उसका फायदा है वो क्या है कि आपने नोटिस किया होगा, जो सबसे पहला प्रोडक्ट होता है ना वो हमेशा कस्टमर याद रखता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उस फील्ड के पहले प्रोडक्ट थे, तो आज भी हम लोग को याद है, जबकि वो प्रोडक्ट बहुत पुराने हैं, बहुत सारे अब नए कॉम्पिटिटर आ गए, लेकिन हमें वो प्रोडक्ट याद है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ई कॉमर्स जो फील्ड है कि प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलेंगे, इसमें अमेजोन एक बहुत बड़ा नाम है, ये पायनियर था। अमेजोन पहली कंपनी थी जिन्होंने ये ई कॉमर्स एक बड़े स्केल पे, इन्होंने ही इंटरनेशनल बड़े स्केल पे मतलब ग्लोबल स्केल पे लाया था। ठीक है, तो अमेजोन का नाम आज भी है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है कि जो अर्ली यूजर्स होते हैं दे विल रिकॉल द पायनियर ब्रांड नेम, उन्हें पायनियर ब्रांड नेम हमेशा याद रहता है अगर प्रोडक्ट ने उन्हें सेटिस्फाई किया है तो। ठीक, ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि पायनियर जो ब्रांड होता है नॉर्मली क्या है, मिडिल जो मार्केट का जो मिडिल सेक्शन है, एक टॉप सेक्शन सबसे रिच ग्रुप, लोअर सेक्शन नहीं, बीच का जो मिडिल सेक्शन है उसको टारगेट करता है, तो वो कैप्चर कर लेता है ज्यादा यूजर्स। ठीक, तीसरा जो पायनियर का एडवांटेज है वो क्या है, कस्टमर इनर्शिया ऑल्सो प्ले अ रोल। इसका मतलब इनर्शिया मतलब क्या है, रुकावट। जनरली क्या होता है, हम एक ब्रांड के प्रोडक्ट अगर यूज करने लगते हैं ना तो हम वही यूज करना चाहते हैं। हम किसी दूसरे ब्रांड पर स्विच करें ऐसा मतलब हर कस्टमर नहीं स्विच करता है, क्योंकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी तो शो करता है, मतलब इनर्शिया होती है। हम जिस कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और अगर उसका ठीक लग रहा है तो मैं वही यूज करती रहूंगी। मैं क्यों कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करूं, पता नहीं वो ठीक होगा कि नहीं होगा, मेरा एक्सपीरियंस खराब रहेगा या जो कुछ भी। ठीक है, तो एक ये भी रोल प्ले करता है कस्टमर इनर्शिया, यानी कस्टमर एक ब्रांड जिससे अगर वो सेटिस्फाइड है तो उसी का प्रोडक्ट यूज करता है, दूसरे पे नहीं स्विच करता है। तो ये भी पायनियर का तीसरा एडवांटेज है। ठीक है, तो ये 3 एडवांटेज हो गए। एक और बताती हूँ, जो ये प्रोड्यूसर एडवांटेज, पायनियर जो होता है उसके साथ एक प्रोड्यूसर एडवांटेज भी होता है। जैसे जो पहली बार उस फील्ड में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है उसके साथ एक एडवांटेज होता है, प्रोड्यूसर एडवांटेज एक ये होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल का क्या, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इसका मतलब क्या है कि लार्ज स्केल अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट जो है कम पड़ती है, तो ये एक फायदा होता है। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप आती है, मतलब आप टेक्नोलॉजी वाइज बाकी कॉम्पिटिटर से आगे होंगे, आपके पास पेटेंट होगा, आपके पास ओनरशिप होगी स्कैर्स एसेट्स की। ठीक है, ऐसे एसेट या ऐसे रॉ मटेरियल जो मार्केट में कम है उनकी ओनरशिप आपके पास होगी। क्यों, क्योंकि आप पहले से इस मार्केट में हैं, आपने पहले प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो ये 4 कुछ एडवांटेज है, पायनियर एडवांटेज। ठीक है, इसलिए कंपनी को बहुत सोच समझ के इंटर करना चाहिए मार्केट में। ठीक है, कि वो पहले उस फील्ड में वो पहली कंपनी बनना चाहती है कि पहले कॉम्पिटिटर्स इंटर कर ले बाद में। ठीक है, तो ये बहुत सोच समझ के कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है मार्केट में। अब एक बात और है कि कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं जिन्होंने ये शो किया है कि जो इमिटेटर्स हैं दे सरपास द इनोवेटर। ये देखिए लाइन है, इमिटेटर सरपास द इनोवेटर। इसका मतलब क्या है, इमिटेटर जिन्होंने कॉपी की उन्होंने सरपास कर दिया किसको, इनोवेटर्स को। इनोवेटर या कह लो पायनियर को। पायनियर वो लोग जिन्होंने पहली बार वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो प्रोडक्ट एकदम इनोवेटिव प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में आया। ठीक है, बट कुछ ऐसे इमिटेटर हैं, इमिटेटर मतलब जो प्रोडक्ट को कॉपी कर लेते हैं। तो कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं जिन्होंने शो किया कि जो बाद में कंपनीज आई ना वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गई एज कंपेयर टू इनोवेटर्स। ठीक, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है नोकिया। नोकिया नोकिया एक मोबाइल सेक्टर में बात करें बहुत बड़ा ब्रांड था। ठीक है, अभी भी है, लेकिन एज कंपेयर टू नोकिया बहुत सारे क्या आ गए हैं, इमिटेटर। नोकिया ने समय के साथ अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया। ठीक है, सब मुझे याद आता है कि 2009 या उससे पहले हम लोग नोकिया के ही मोबाइल यूज करते थे। तो बहुत सारे एरियाज में नोकिया ने पहली बार प्रोडक्ट मतलब बहुत सारे इनोवेशंस किए, लेकिन उसके बाद जो कंपनीज आई वो नोकिया को सरपास कर दी। ठीक है, और प्रोडक्ट मॉडिफाइड प्रोडक्ट लाई, लो प्राइस पे प्रोडक्ट लाई, मॉडिफाइड प्रोडक्ट लाई, जिससे वो इनोवेटर को सरपास कर दिया। ठीक है, तो ये इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे लिखा है सक्सेसफुल इमिटेशन थ्राइव, यानी अगर अच्छे से कॉपी किया जाए तो कैसे, लो प्राइस पे ऑफर किया जाए, प्रोडक्ट में और नए फीचर्स ऐड कर लिया जाए, तो इससे क्या होता है, इनोवेटर जो पहली बार प्रोडक्ट ला रहा है उसको भी इमिटेटर्स सरपास कर सकते हैं, उससे भी आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इंट्रोडक्शन स्टेज, ये है इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक, इंट्रोडक्शन स्टेज यहां से लेके यहां तक है।
ठीक, ये यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए दूसरी स्टेज के बारे में बात करते हैं। दूसरी स्टेज कौन सी है? ग्रोथ स्टेज। ठीक, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब सितंबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर एक बार वीडियो को पॉज करके, ये 24 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, तो एक बार इनको रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपके जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें उसके करिकुलम में इसमें से कौन से सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। और एक बात और है, ये अभी तक है, सितंबर 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ठीक है, तो ये अभी तक है। एंड मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, तो मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर नोट चाहिए मेरे चैनल के, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। एंड प्लीज इन वीडियो लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करिए। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ स्टेज की। दूसरी स्टेज कौन सी है? ग्रोथ स्टेज। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रोथ स्टेज मतलब इस स्टेज पे क्या होता है? रैपिड राइज इन सेल्स, यानी सेल्स बहुत तेजी से बढ़ती है। नए कॉम्पिटिटर मार्केट में इंटर करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उन्हें दिख रही है कि आपकी कंपनी ए थी जो बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है, बहुत बढ़िया सेल्स हो रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होगा? आपकी कंपनी को देख के कॉम्पिटिटर्स भी आएंगे इस फील्ड में। ठीक है, एंड वो एक कुछ नए प्रोडक्ट में फीचर ऐड करेंगे, वो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें कुछ इनोवेशन करेंगे, तो न्यू कॉम्पिटिटर इस स्टेज पे इंटर करते हैं। ठीक है, एंड अर्ली एडॉप्टर, इसके आगे मैं लिखा है अर्ली एडॉप्टर लाइक द प्रोडक्ट एंड एडिशनल कंज्यूमर स्टार्ट बाइंग इट। यानी आपकी कंपनी जो ए थी, उसका प्रोडक्ट जब आपने मार्केट में लॉन्च किया था, तो ठीक है, इनिशियल इंट्रोडक्शन फेज में तो कुछ कंज्यूमर थे जो अर्ली अडॉप्टर थे, जो आपके प्रोडक्ट को पसंद करते थे। लेकिन जब प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में पहुंचता है, तो उसके साथ ही क्या होता है? और भी नए नए कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है, वो आपके साथ, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं। एंड दे स्टार्ट बाइंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट खरीदना शुरू करते हैं। ठीक, तो बेसिकली कंज्यूमर बेस आपका और बढ़ जाता है। ठीक, अब इस फेज में क्या होता है? या तो प्राइस आप नॉर्मल जो है वही रख सकते हैं, या फिर कुछ कंपनी ग्रोथ स्टेज में प्राइस को थोड़ा सा कम कर लेती हैं। ये डिपेंड करता है डिमांड कैसी है प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से थोड़ा सा कम भी कर लेती हैं, क्योंकि ग्रोथ स्टेज में बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी कंपनी अर्न कर रही होती है। एंड कंपनी जो है अपना प्रमोशनल एक्सपेंडिचर यानी प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करती हैं, अच्छा खासा भी इस स्टेज पे भी किया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि ग्रोथ स्टेज में आके कंपनी बैठ जाए। ठीक है, कि हमारी तो सेल्स इतनी बढ़िया चल रही है, अब और क्या प्रमोशन करने की जरूरत है, तो ऐसा नहीं होता है। कंपनी ग्रोथ स्टेज में भी प्रमोशन पे एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, चाहे तो सेम जितना पहले एक्सपेंडिचर कर रही थी, या तो उतना ही रखे या उसको और बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेल्स राइज कर रही है लेकिन कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है, तो इस स्टेज पे भी कंपनी को प्रमोशन पे पूरा ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है, अब एक बात है, ग्रोथ स्टेज में कंपनी को क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। ग्रोथ स्टेज का एक बार डायग्राम मैं दिखाती हूँ। डायग्राम क्या है? ये है ग्रोथ स्टेज, ये देखिए, ये है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज पे क्या है? प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बहुत तेजी से बढ़ती है, इसी के साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ठीक, ये है ग्रोथ स्टेज। तो ग्रोथ स्टेज में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंपनी को यूज करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी शुड इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। कंपनी को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, और कुछ नए प्रोडक्ट फीचर अकॉर्डिंग टू द कस्टमर फीडबैक, कस्टमर के फीडबैक के बेसिस पे कुछ न्यू प्रोडक्ट फीचर, कुछ नई स्टाइलिंग ऐड करनी चाहिए प्रोडक्ट में ग्रोथ स्टेज में। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, हम मोबाइल में देखते हैं। मोबाइल जो है, आईफोन की बात करें, आईफोन ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रहा है, मार्केट में सब खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी न्यू न्यू फीचर्स आईफोन में ऐड करती है, उसके नए नए वर्जन मार्केट में लाती है। ऐसी में गाड़ियों की बात करूं, ऑलरेडी गाड़ी अच्छी खासी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी गाड़ियां ऑलरेडी बहुत बढ़िया सेल्स चल रही है, लेकिन फिर भी कंपनीज न्यू प्रोडक्ट फीचर के साथ नई नई गाड़ी के मॉडल लॉन्च करती रहती हैं। ठीक है, तो ये पहली स्ट्रेटजी ग्रोथ स्टेज में कंपनी फॉलो कर सकती है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या फॉलो कर सकती है? इट इंटर न्यू मार्केट सेगमेंट। कंपनी जो है न्यू मार्केट सेगमेंट में इंटर कर सकती है। न्यू मार्केट सेगमेंट समझ रहे हैं ना? वो एरियाज एक्सप्लोर कर सकती है जिस एरिया में अभी तक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया था। ठीक है, तो न्यू मार्केट सेगमेंट में इंटर कर सकती है।
तीसरा स्ट्रेटजी कंपनी क्या कर सकती है, वो प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा सा कम कर सकती है, ताकि क्या होगा, नेक्स्ट लेयर ऑफ प्राइस सेंसिटिव बायर इंटर होंगे। पहले प्रोडक्ट, सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, पहले प्रोडक्ट अगर 10,000 का बिक रहा था, तो अब कंपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा प्राइस कम कर सकती है, शायद वो 8,000 पे ले आए। इससे क्या होगा, वो लोग जो 10,000 की प्राइस की वजह से प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे थे, अब वो लोअर 2,000 कम हो गया रेट, तो अब वो भी खरीद पाएंगे। तो जो प्राइस सेंसिटिव बायर है वो भी अब इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो इससे कंज्यूमर बेस बढ़ेगा। ये स्ट्रेटजी यूज कर सकती है। या अगली स्ट्रेटजी क्या यूज कर सकती है, एड न्यू मॉडल एंड फ्लैंकर प्रोडक्ट्स। एड न्यू मॉडल यानी नए नए मॉडल्स, उसी प्रोडक्ट के नए नए मॉडल लॉन्च कर सकती है। या फिर फ्लैंकर मतलब क्या होता है, फ्लैंकर मतलब प्राइस को लोअर करना। फ्लैंकर प्रोडक्ट्स यानी कंपनी अपने प्राइस को लोअर कर दे ताकि कॉम्पिटिटर से डील कर सके कंपनी, ठीक है, तो वो कर सकती है। नेक्स्ट क्या कर सकती है, इट इंक्रीजेज डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज। कंपनी नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्लूड कर सकती है, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एंटर कर सकती है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज बढ़ा सकती है। पहले केवल नॉर्थ इंडिया में प्रोडक्ट मतलब सेल कर रही थी, अब साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, इसको भी एक्सप्लोर कर सकती है, तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को और बढ़ा सकती है। छठी स्ट्रेटजी कंपनी क्या कर सकती है कि अब जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट अपने जो डिजाइन करेगी ना, पहले देखिए इंट्रोडक्शन फेज में क्या होता था, एक मिनट स्क्रीन क्लियर करती हूँ। जब कंपनी मार्केट में नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी, उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट के बारे में जाने, यानी कंज्यूमर में प्रोडक्ट अवेयरनेस हो। ठीक, प्रोडक्ट के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, प्रोडक्ट किस लिए यूज होता है, कितनी प्राइस पे, कहाँ मिलेगा, ये सब। लेकिन जब प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में आता है, ठीक है, तब एडवर्टाइजमेंट का पर्पस ये नहीं होना चाहिए। तब एडवर्टाइजमेंट का पर्पस क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रेफरेंस, मतलब कैसे ये प्रोडक्ट अच्छा है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से, ठीक है, क्यों कंज्यूमर इसको प्रेफर कर रहे हैं, उस पे फोकस होना चाहिए। तो वही ये छठा पॉइंट है कि इट शिफ्ट, ये स्ट्रेटजी कंपनी यूज कर सकती है कि वो एडवर्टाइजिंग को शिफ्ट कर दे, प्रोडक्ट अवेयरनेस एडवर्टाइजिंग से प्रोडक्ट प्रेफरेंस एडवर्टाइजिंग पे शिफ्ट कर दे। तो ये 6 स्ट्रेटजी कंपनी यूज कर सकती है। तो ये 6 ग्रोथ स्ट्रेटजी है जो ये 6 मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है जो कंपनी ग्रोथ स्टेज में यूज कर सकती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरी जो स्टेज है दैट इज मेच्योरिटी स्टेज, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। बट मैं एक बात कहूंगी, जो मेच्योरिटी स्टेज है प्लस डिक्लाइन स्टेज है और उसके बाद पूरा पीएलसी का थोड़ा सा कह लीजिए एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे, तो अभी बहुत सारे टॉपिक इसमें बचे हैं। ये देखिए अभी मेच्योरिटी फेज में 3 मेन स्ट्रेटजीज होती है, एंड इस स्ट्रेटजी को मैं डिटेल में, एक एक स्ट्रेटजी को मैं डिटेल में बताऊंगी। तो मैं देख रही हूँ कि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंथी हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मेच्योरिटी स्टेज जो है ना, यहां से मैं अगले लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। आज हमने इंट्रोडक्शन फेज डिटेल में पढ़ा है एंड ग्रोथ स्टेज को डिटेल में पढ़ा है। अगले लेक्चर में इसी का जो पार्ट सेकंड होगा, एंड डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं अगले लेक्चर का लिंक दे दूंगी, ठीक है, तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, तो अगले लेक्चर में हम मेच्योरिटी स्टेज से अगले लेक्चर से में पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं यहीं तक रखती हूँ, तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस।